अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप इस वक्त मेरे साथ वीडियो लिंक पे जिन साहब को देख रहे हैं, इनका नाम कमाल मियाँ साहब हैं। कमाल साहब फास्ट केबल के डायरेक्टर हैं। और आज दो चीज़ें लार्जली मियाँ साहब से हम समझेंगे। एक तो ये है कि कोविड-19 में हम इकोनॉमिकली किस तरह कोप कर रहे हैं, और साथ साथ फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, वो क्या तरीका है, वो क्या वे है जिससे हम लोग इस सारी हार्डशिप से निकल सकते हैं। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, हमारी इकोनॉमी को डिफ़िकल्टी है, तो यकीनन हमारी पूरी इंडस्ट्री और पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है वो प्रॉब्लम में है। और न सिर्फ हुकूमत है, बल्कि पूरा प्राइवेट सेक्टर जो है, हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है, वो कंटिन्यूसली गौर फिक्र में है, सोच रही है कि किस तरह निकाला जा सकता है। और बहुत सारी तजवीज़ें आस्ता आस्ता हमारे सामने भी आ रही हैं। मियाँ साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि कोविड-19 का ये जो सारा पैंडेमिक है, इसने सारे वर्ल्ड को बड़े पैमाने पे अफेक्ट किया है। सारी ग्लोबल इकोनॉमी बड़ी शक्ल में है, बड़ी प्रॉब्लम में है। पाकिस्तान के हालात को आपने कैसे देखा है? आपका एनालिसिस क्या रहा है कि हम किस तरह कोप कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच मंजूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूं, शेयर कर सकूं। कोविड-19 के बारे में तमाम उसके जो इश्यूज़ हैं वो तो हम हर रोज़ देखते हैं, और उसके बारे में जो पेन पॉइंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रहे हैं। क्योंकि शुरू में हम एक 24 आवर न्यूज़ में हेडलाइंस और इन चीज़ों तक ही रहे हैं। अब थोड़ा सा हमें इन चीज़ों की समझ आना शुरू हुई है कि उसका इम्पैक्ट जो है ना, इट इज़ ह्यूज इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन नेशनल इकोनॉमी बट ओवरऑल ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी। The only silver lining to say in the clouds is कि इसमें हम अकेले नहीं हैं, पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ है। इससे पहले जो हमारे प्रॉब्लम थे, चाहे वो टेररिज्म का प्रॉब्लम था, चाहे उसके बाद वो एनर्जी के क्राइसिस थे, तो एक फील ये चीज़ होती थी कि हम उसमें अकेले थे। तो उसकी वजह से दूसरे मुल्क जिनके साथ हम बिजनेस करते थे, जो हमारे हम उनके साथ कंपैरिजन करते हैं एज ए कंट्री, तो वो हमसे आगे निकल जाते थे। उसमें एक ये है कि एवरीवन इज इन दिस पैंडेमिक टुगेदर। इसमें इस वक्त पोजीशन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो थोड़े बहुत उन्होंने इकदाम किए हैं, जिस तरह रीस्केड्यूलिंग ऑफ जो गवर्नमेंट बैंक फाइनेंस या सैलरी के लिए सपोर्ट का इकदाम, उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें तो इमीडिएट उसका जो इम्पैक्ट बड़ा सीवियर आ रहा था उसको हमने डिले कर दिया है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि हम while we are experiencing the extreme impact of COVID-19, तो हम इन चीज़ों को डिले करने से businesses are still working। उनका अदरवाइज हालत ये होती थी कि इस वक्त तक बहुत सारे बिजनेसेस जो है उस वक्त तक बंद हो चुके होते और उनके एम्प्लॉइज जो है वो अपनी जॉब खो चुके होते। तो एक तो ये पॉजिटिव बात ये है कि वो बर वक्त इकदाम से इंडस्ट्री में सबको एक स्पेस मिल गई टू स्टिल ट्राई टू मीट द टू बोथ एंड्स, कि हम मिनिमम जो भी इस वक्त काम मिल रहा है उसको करें और बिजनेस एक्टिविटी जनरेट करें। जो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। उसके साथ ही जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें, क्योंकि उसकी नेचर ऐसी है कि उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन एक नॉर्मल एक जो वे होता है उससे आसान नहीं होता करना, और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस गवर्नमेंट ने ना वो बहुत ज़्यादा सोचे हैं और ना इतने शॉर्ट टाइम में करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी है। तो उसमें अभी भी उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा है। तो ये एक ओवरऑल इस वक्त पोजीशन है कि हम उसका जो सीरियसनेस है ऑफ द इम्पैक्ट उसको हमने उसको डिले कर दिया
because of some timely actions by the government, primarily in the formal sector. लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में उसका इम्पैक्ट काफी है. एग्जैक्टली. आप समझते हैं कि फॉर्मल सेक्टर में इन स्टेट्स के, जिस तरह आपने कहा कि हम लोग काफी जो एक शॉक से बच गए, और आप क्या समझते हैं कि ये जो स्टेट्स है फॉर्मल सेक्टर के सिलसिले में देवर आइडियल, इससे और बेहतर हो सकता था? आप हाउ लॉन्ग यू आर, आप कितने सेटिस्फाइड हैं कि और बेहतर हो सकता था या दैट इज इनफ? जी बिल्कुल, बहुत बेहतर हो सकता था. देखिए, एक जो चैलेंज हमें फेस किया है प्राइवेट सेक्टर ने, वो ये है कि गवर्नमेंट ने, खासतौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो भी चीज़ की है वो अल्टीमेटली प्राइमरीली उसका जो है ना बेनिफिट बैंकिंग इंडस्ट्री को होना है और हुआ है, क्योंकि ये तो हर एक के लिए वाज़े था कि इस तरह के पैंडेमिक में जितने भी फाइनेंसिंग बैंकों ने की हुई है वो सारी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में क्वालिफाई हो जाएंगी. जब वो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बन जाएंगे तो बैंक सब की जो रेटिंग्स हैं वो गिर जाएंगी, क्योंकि उनकी बुक का एक बड़ा पोर्शन ऑफ एसेट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा. उससे एक बैंकिंग इंडस्ट्री में सीरियस एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा. तो उसको हल करने के लिए स्टेट बैंक ने कहा कि जितने भी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं उनको आप रीस्केड्यूल कर दें 1 साल के लिए. अब जो स्टेट बैंक ने नहीं किया, जिसका इंडस्ट्री को इम्पैक्ट है, वो ये है कि उसकी रीस्केड्यूलिंग के ऊपर कॉस्ट जो है ना उसको वैसे का वैसे रहने दिया. उसकी रीस्केड्यूलिंग के बाद जिन बिजनेसेस के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो रीस्केड्यूलिंग के बाद सरवाइव कर सकें विद देयर ओन मनी, उनको कोई नया रिलीफ नहीं दिया गया. अगर फर्ज करें एक बिजनेस है, उसके पास वर्किंग कैपिटल का लेट से 5 करोड़ का वर्किंग कैपिटल है जो वो बैंक के साथ लेके बैंक से उसको बिजनेस को चला रहा है. अगर वो 5 करोड़ को रीस्केड्यूल कर दिया 1 साल तक, तो चले एक तो उसकी 1 साल बाद उसको 5 करोड़ बैंक को वापस करना है, एक तो उसकी 1 साल की कॉस्ट और ऐड हो गई है जबकि बिजनेस इस वक्त लॉस में है. दूसरा एक और बहुत बड़ा पहलू जो कि स्टेट बैंक को कंसिडर करना चाहिए था और बैंकों को उसके लिए सॉल्यूशन देने चाहिए थे, वो ये है कि उस बिजनेस को अब काम करने के लिए जो फ्रेश वर्किंग कैपिटल चाहिए वो बैंक जरूर दें. अगर बैंक ये कहेंगे कि वी आर ओनली योर पार्टनर when you are in good waters, or you are we are only your partner at good times, तो ये ज्यादती है. क्योंकि अगर आप पार्टनर हैं तो टफ टाइम भी पार्टनर बनेंगे तो बिजनेस मुश्किल से बाहर निकलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसका नुकसान फिर इंडस्ट्री को है, फिर इकोनॉमी को है, बैंकिंग इंडस्ट्री को भी है. कि अगर वो बिजनेस सर्वाइव नहीं करता तो बिजनेस साल बाद बैंक को पैसे कहाँ से वापस करेगा. तो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको सपोर्ट दिया जाए ताकि वो इस मुश्किल वक्त से निकलें. और दूसरी ये है कि उनकी जो 1 ईयर आपने फाइनेंसिंग रीस्केड्यूल की है उसकी कॉस्ट जो है उसको कम करें, क्योंकि अगर वो वही कॉस्ट रहेगी तो उनके लिए तो डबल कॉस्ट होगी एट ए टाइम व्हेन द बिजनेस इज लेस देन 50%. मतलब फर्स्ट फेज में जो कुछ हुआ वो आधा पैकेज हम कहें, आधा स्टेप कहें, लेकिन अब जहाँ पे उसको आगे बिजनेस में और ज्यादा मूव करने की जरूरत है तो हाफ में आधा एफर्ट अभी और जरूरत है जो अभी तक नहीं हुई. ये बात सही है? बिल्कुल. और एक और उसमें मैं चीज ऐड कर दूं, जिस तरह पेंडेमिक ने एक कोर्स ऑफ एक्शन, जो पेंडेमिक का एक कोर्स है पाकिस्तान में, तो उसकी पीक जो कि पहले एक्सपेक्ट की जा रही थी कि मई में आएगी और अब एक्सपेक्ट की जा रही है कि जुलाई एंड या अगस्त में आएगी, तो उसका मतलब ये है कि अगले 3 माह भी उसी तरह मुश्किल होंगे बिजनेसेस के लिए जिस तरह पिछले 3 माह मुश्किल थे. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ वो किया जाए जो पहले किया गया है, बल्कि उससे बढ़कर स्टेट बैंक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बैंकिंग इंडस्ट्री खास तौर पे, बिकॉज ये किसी भी स्टेक होल्डर को किसी तरह के
ابہام میں نہیں رہنا چاہیے کہ ان کا سروائیول تبھی ہے جب باقی انڈسٹری باقی اکانومی سروائیو کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا کسی ملک میں کہ ایک بینکنگ انڈسٹری سروائیو کر جائے جبکہ جو ان کے کسٹمرز ہیں وہ سروائیو نہ کریں. تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ریویو کریں, امپروو کریں, بہتر کریں. سیف گارڈ ڈیفینیٹلی وہ اپنے انٹرسٹ کو کریں کیونکہ الٹیمیٹلی ڈپازٹرز کے جو ہارڈ ارنڈ سیونگز ہیں وہ بینکس کے پاس ہوتی ہیں. بٹ دا سیم ٹائم اٹس امپورٹنٹ کہ بینکس جو ہے نا دے کنسیڈر اٹس اے نیو نارمل دے آر گوئنگ ٹو ورک ان. They cannot have the same terms and conditions, the same credit policy and the approval criterion which they had before March 2020 for the businesses. Only then businesses will be able to survive. میاں صاحب آپ نے جس طرح یہ کہا کہ ہمارے پاس ابھی ہم لوگ تو پتہ نہیں ہے کہ پیک کب ہے. ابھی بھی جو گورنمنٹس ہمارے پاس کہہ رہی ہے کہ جی جولائی میں آ کے یہ پیک آئے گا. وی نیور نو. بہت سارے ڈاکٹرس کہتے ہیں, ایکسپرٹس کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا پیک کب آئے گا. ہم تیزی سے جس طرح جا رہے ہیں اوپر. تو اس ساری سچویشن میں اب نیکسٹ 2-3 مہینے تو آپ کا ایک ایسا پیریڈ ہے جس میں آئی مین یو اگر میں لفظ استعمال کروں ہم لوگ بلائنڈ ہے. وی ڈونٹ نو what is going to happen in next 2-3 months. لیکن ان سارے پیریڈ کو کوپ کرنے کے لیے جو آپ کا جو سیکٹر ہے انہوں نے کوئی اسپیسیفک ریکمنڈیشنز گورنمنٹس کو دیے ہیں؟ آر یو آر گوئنگ ود دی اوور آل انڈسٹریل سیکٹر کے ساتھ جا رہے ہیں؟ آپ کو کوئی اسپیسیفک چیز آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ بول کی ہے؟ جی بالکل 2-4 چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ کو اسپیسیفکلی کرنی چاہیے. وہ نہ صرف پاور سیکٹر یا انرجی سیکٹر جس میں بزنس کرتا ہوں اس کے لیے بلکہ تمام جو اکانومی کے لیے وہ یوزفل ہوں گی. دیکھیں ان حالات میں چیلنجز کیا ہے. چیلنجز یہ ہے کہ پرچیزنگ پاور آف دا کامن مین اینڈ دا پیپل اوور آل کم ہوئی ہے. جب پرچیزنگ پاور کم ہوگی تو افیکٹولی جو آپ کی فیکٹریاں ہیں, جو آپ کے بزنسز ہیں, جو آپ کے ٹریڈرز ہیں, وہ سب جو ہے ان کو کم بزنس ملے گا. ٹھیک ہے, جب ان کو کم بزنس ملے گا تو ان کی لائبلٹیز زیادہ ہیں جبکہ ان کے پاس ریونیوز کم ہیں, تو ان کو دے ول بی ان ٹربل. تو اس سارے پروسیس میں ایک چیز جو کہ پوری دنیا میں ہم نے سنی ہے وہ ہوتی ہے کہ جی آپ اکانومی کو اسٹیمولس دیں, آپ اکانومی کو ایسا پیکج دیں کہ اکانومی ریوائیو کرے. سب سے بڑا جو اسٹیمولس پیکج گورنمنٹ دے سکتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنی اسپینڈنگ کو بڑھا دیتی ہے یا جو اسپینڈنگ پلان ہوتی ہے اس کو زیادہ ایفیشینٹ کر دیتی ہے. انفارچونیٹلی کووڈ کی وجہ سے یہ اسپیکٹ جو ہے کیونکہ ہیلتھ کیئر اور باقی سارے چیلنجز, لاک ڈاؤن, اس کو امپلیمنٹ کرنا کیسے کرنا, گورنمنٹ کی فنکشنریز اس میں بزی رہی ہیں. اس پہلو پہ بہت زیادہ غور نہیں کیا گیا اور فوکس نہیں کیا گیا جو کہ بہت ضرورت ہے. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ جو گورنمنٹ سیکٹرز کے پروجیکٹس لوگ کر رہے تھے, کمپنیاں کر رہی تھیں, اس کے اوپر ان کی جو پیمنٹس تھیں وہ بجائے اس کے کہ ان کو پیمنٹ جلدی دی جائیں تاکہ اسٹیمولس ایک آئے اور پیمنٹس آئے گی تو آگے وہ جو ایک گورنمنٹ کا وینڈر ہے وہ پیمنٹ لے گا تو وہ آگے 15 اور وینڈرز کو پیمنٹ دے گا اور وہ 15 اور وینڈر آگے اپنے لیبرز کو سب کو سیلریز دیں گے. انفارچونیٹلی بجائے اس کے کہ اس کو گورنمنٹ اسٹریم لائن کرتی ہے, اس کو فاسٹ ٹریک پہ ڈالتی ہے اور سب کو کہتی ہے کہ یو نیڈ ٹو نو پے یور پروسیس یور بلز ان ہاف دا ٹائم یو ور ڈوئنگ بفور, یا ایوری ویک آپ جو ہے نا میکسیمم اپنی ڈسبرسمنٹس کریں. اس الٹا یہ ہوا ہے کہ بیکاز آف کووڈ لاک ڈاؤن, بیکاز آف ورکنگ فرام ہوم, بیکاز آف آل دیز تھنگس وہ اور زیادہ سلو ہو گیا. حالانکہ پوری دنیا میں گورنمنٹس نے سلو ڈاؤن نہیں کیا, گورنمنٹس کی ورکنگ جو ہے وہ 24 آور پہ چلے گئی ہے بیکاز دے آر دا ون ہو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا پاپولیشن ایٹ لارج اینڈ ٹیک کیئر آف دا کنٹری. تو یہ میری ریکویسٹ ہے اور پہلے بھی ہم نے شیئر کی ہے ڈفرینٹ گورنمنٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی کہ گورنمنٹ ریئلی ہیز ٹو کم آؤٹ آف دس تھنکنگ, اسپیشلی گورنمنٹ آفیسرز اینڈ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کہ اچھا کووڈ 19 ہے تو اس لیے کوئی بات نہیں, جو کام ہم نے ایک دن میں کرنا تھا اب وہ 2 ہفتے میں ہو رہا ہے.
इसके एक्चुअली ऑपोजिट होना चाहिए। उनको अगर दिन रात काम करना पड़ता है, दिन रात काम करके वो मैक्सिमम जो है ना वो पब्लिक जो डीलिंग्स हैं उनको एक्सपेडाइट करें, पेमेंट्स को रिलीज करें, बिल्स को पास करें, नए प्रोजेक्ट्स को ऑन करें, ताकि इकोनॉमी जो है वो एक डिमांड साइड से भी एक स्टिमुलस क्रिएट हो। मैं अब आपकी तरफ आऊँगा, फास्ट केबल की तरफ। मैं ज़ाहिर है कि जिस वक्त सारी दुनिया मुश्किलात में है, पूरा मुल्क मुश्किलात में है, सारे सेक्टर्स मुश्किलात में है, तो फास्ट केबल भी ज़ाहिर है कि परेशानी का शिकार होगी। बहुत सारे इश्यूज होंगे जो आप फेस कर रहे होंगे। आप क्या स्पेशल चीज़ें क्या हैं जो आप समझते हैं कि आपके सामने चैलेंज है एज अ फास्ट केबल के सामने? जाहिर है कि आपका सेक्टर इस पे एज अ होल तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक चैलेंजेस भी होते हैं मियां साहब। जी, सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है मंजूर साहब जो सब लोगों को है, एंड दैट इज द चैलेंज ऑफ गेटिंग द पेमेंट्स जो कि रिसीवेबल्स हैं, जो कि मार्केट में हैं, उनको टाइमली लेना। इफेक्टिवली किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए उसका जो कैश फ्लो है, उसके जो रिसीवेबल्स हैं, उसके जो पेबल्स हैं, वो साइकिल उसका चलना चाहिए। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एक नेचुरल सी बात है कि एवरीवन हैड गॉट बिग, कह लें कि एक स्टॉप लगा उनकी एबिलिटी टू पे, और उसी तरीके से एबिलिटी टू मेक द पेमेंट्स जो कि आगे किसी एक कंपनी ने आगे अपने वेंडर्स को करनी होती है। तो सबसे बड़ा तो चैलेंज ये रहा है। उसके साथ एक दूसरा चैलेंज जो कि सबको फेस करना पड़ रहा है कि जो मार्केट में बिजनेस है वो कम हो गया। तो मार्केट में बिजनेस कम होता है तो अल्टीमेटली यू इमीडिएटली हैव टू आइदर रिड्यूस योर कॉस्ट और यू हैव टू गो एंड लुक फॉर बिजनेस एल्सवेयर। अब क्योंकि पूरी दुनिया का ये फिनोमेना है तो ये एल्सवेयर वाला भी बात नहीं है। तो लोअरिंग द कॉस्ट साइड बहुत एक पेनफुल चीज होती है कि आपके लेट से आप 1000 एम्प्लॉइज के साथ आप काम कर रहे हैं, तो यू डू नॉट वांट कि जी आप उनकी जॉब्स खत्म करें, बिकॉज दे आल्सो आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी यू आर लिविंग इन, वी वर्क एज ए फैमिली, तो वो फैमिली के मेंबर्स की तरह है। तो हमारे लिए ये एक बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम अपने जो कॉस्ट हैं उनको भी मैनेज करें, प्लस एट द सेम टाइम जो इतना बड़ा ड्रॉप आया है ऑन द रिकवरीज ऑफ द अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, उसके साथ कैसे इसको मैनेज करें। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम थी जो कि फॉर्मल सेक्टर में इंडस्ट्रीज लाइक आर्स हमने उसको यूज किया, वो थी एम्प्लॉइज सैलरीज फाइनेंसिंग। तो उससे कम से कम ये हुआ कि हम किसी भी एम्प्लॉइज को हमें ले ऑफ करने की जरूरत नहीं पेश आई। दूसरा एक बड़ा चैलेंज है, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर में जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी स्लो हो गए, और वो एक चीज नहीं होनी चाहिए थी, हालांकि उसके होने की वजह से और जो है बैकलॉग आ गई। एक तीसरा जो सबके लिए प्रॉब्लम है कोविड की वजह से, वो सप्लाई चेन डिसरप्शंस है। गवर्नमेंट को किसी भी सूरत में हाईवेज के ऊपर ट्रैफिक, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ गुड्स ट्रांसपोर्ट का जो बेहतरीन तरीका है वो रेल है, वो हमारे यहाँ इफेक्टिव नहीं है। हमने उस तरफ इन्वेस्ट नहीं किया, अभी तक किसी का फोकस नहीं है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होती हैं वो रेल के थ्रू होती है। हम अभी भी रोड्स को भी डैमेज करते हैं, अपने और भी प्रॉब्लम खड़े करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो ट्रक्स के थ्रू होती है। तो वो सिस्टम जब ब्रेक डाउन हुआ तो आपकी सप्लाई चेन ब्रेक डाउन हो जाता है। आपने अगर गुड डिलीवर करनी है, जैसे पावर सेक्टर पूरे लॉकडाउन के दौरान खुला था, लेकिन हम एज ए पावर सेक्टर मैन्युफैक्चरर्स बंद थे, तो हमें उनको सप्लाईज नहीं हम दे पा रहे थे। तो इस तरह के हमें इश्यूज आए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वी आर नाउ वी हैव डेल्ट विद देम, और अभी एटलीस्ट जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है, दो कि उसकी कॉस्ट बढ़ गई है डिस्पाइट द फैक्ट कि ओवरऑल पेट्रोल प्राइसेस कम हुई है, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्कैरिसिटी ऑफ द रिसोर्सेज और बिकॉज ऑफ कोविड का एक बहुत बड़ा एक हर किसी को एक रीजन मिल रही है, तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन टू द पोर्ट, फ्रॉम द पोर्ट इन द कंट्री, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। तो वो एक इम्पैक्ट है जो कि बिजनेसेस फेस कर रहे हैं। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट ने अब
ईयर 2020-21 के लिए बजट जो है वो उसका ऐलान किया। अभी नेशनल असेंबली में उस पर मेरे साथ डिबेट भी हो रही है। जाहिर है कि कोविड के जो चैलेंजेस हैं इस टाइम के, इस वक्त के, उस पे जा रहे डेवलपमेंट साइड पे और बहुत सारे जो साइड है जिन पे जितने पैसे होने चाहिए थे वो जा रहे एलोकेशन नहीं है, क्योंकि चैलेंज जा रहे हेल्थ वाला चैलेंज जो है वो सबसे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन भी फिर भी बजट के सिलसिले में आपका एज अ होल क्या रिएक्शन रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ है कि आपका सेक्टर या एज अ होल हमारा डेवलपमेंट सेक्टर इम्प्रूव करे? हमारे यहाँ बजट के में तो खास कोई गवर्नमेंट ने कोई जिस तरह एक होता है कोविड-19 को के चैलेंज को एज ए अपॉर्चुनिटी समझते हुए कोई बड़े लेवल की कोई रिफॉर्म्स की जाएं, कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जाए और जो हमारे जो इनहेरेंट प्रॉब्लम चले आ रहे हैं उनको एड्रेस किया जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं की गई। अनफॉर्चुनेटली एवरीवन एग्री ऑन वन पॉइंट के जो बजट के टारगेट्स हैं वो अनरियलिस्टिक हैं और जिन्होंने बनाए हैं उनको भी पता है कि वो अचीव नहीं होने। तो उस सारी एक्सरसाइज का क्या फायदा जब आपने जो टारगेट्स बनाए हैं आपको खूब पता है कि विद द इकोनॉमिक पेस जो इस वक्त है आप कहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, और रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे तो फिर कॉस्ट साइड की, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर साइड की हर चीज़ जो है ना उसमें उसी तरह कट लग जाएंगे जिस तरह पिछले साल में भी लगा। तो एक तो ये एक हमेशा से हमारा डायलेमा रहा है कि बजट मेकिंग प्रोसेस में इनोवेशन, बजट मेकिंग प्रोसेस में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ये नहीं आती। उसकी वजह ये है कि जो बजट बनाया जाता है या जो लोग बना रहे होते हैं उनका सिर्फ काम होता है कि हमने एक असाइनमेंट है, हमने उसको टाइम पे पूरा करना है। दे आर नॉट, एंड मे बी few months time they will be transferred to a different job and they will be doing a different assignment. तो उस होना ये चाहिए कि बजट जो वो बनाए, बजट एक्चुअली पार्लियामेंट में उसकी डिबेट सिर्फ अप्रूवल की हद तक होती है। हालांकि ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अपनी प्रायोरिटीज पहले सेट करनी चाहिए, वो इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी लेवल पे डिबेट होनी चाहिए, उस पे उस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको सामने रखना चाहिए कि अच्छा हम ये चीज़ें लेके आए थे, हमें ये कैसे करनी है। तो वो अनफॉर्चुनेटली तो उसमें एक चीज़ नहीं हुई। जो हमने प्रपोजल्स दी हैं उसमें हमने तो देखिए बिजनेस को इस वक्त क्या चाहिए, बिजनेस इस वक्त सर्वाइवल मोड में है। आप कह रहे हैं कि अच्छा आपका जो इनकम टैक्स है वो हम वही रेशो रखेंगे जो पहले थी, तो कोई सेंस नहीं बनती। इस वक्त आपको चाहिए सेल टैक्स कम करें, आपको चाहिए इनकम टैक्स कम करें ताकि बिजनेसेस और ज़्यादा जो है ना एक एक्टिविटी जनरेट हो और ज़्यादा एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में सारे लोग आए, और जब एक्टिविटी जनरेट होगी तो फिर इनकम भी बढ़ेगी। आप दूर ना जाएं, पिछले आप 3 साल का आप बजट टारगेट से उठा के देख लें और उनकी अचीवमेंट उठा के देख लें। अगर पिछले 3 साल में डिस्पाइट नॉट हैविंग ए पेंडेमिक वो टारगेट्स अचीव नहीं हुए तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो टारगेट अब अचीव हो जाएंगे? तो इस वाज द बेस्ट टाइम कि हम बॉक्स कोई सोच लाते और हम कहते कि अच्छा इनकम टैक्स को आधा कर दो, सेल टैक्स को सिंगल डिजिट में ले जाओ, लेट्स ट्राई टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। और जब चीजें बेहतर होंगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, तो फिर हम जो है ना इन चीजों को बेहतर और इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन डोंट यू थिंक इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग कि बहुत सारे लोग जो है वो हुकूमत में ऐसे बैठे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा तजुर्बा रखते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका बड़ा वसी तजुर्बा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बजट्स जो है वो बड़े एक ट्रेडिशनल किस्म का एक एक्सरसाइज हो गए कि जी बस ठीक है साल में बजट आना है, दैट्स ऑल। और पूरा इंडस्ट्री जो है वो उसके पूरे रिक्वायरमेंट्स आते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अच्छी खासी जो है वो पेपर वर्क करके हुकूमतों को भेजते हैं। इसका मतलब है कि उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है हुकूमतों को, हुकूमत कितनी भी हो। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात है, जो अच्छी चीज़ें हुई हैं वो रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, पिछले बजट में भी हुई थी, इस बजट में भी हुई है। गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली एक पॉलिसी को अप्लाई किया है कि हमने कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ानी है और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंपोर्ट्स जो है ना वो कम करनी है।
फिनिश गुड्स की कॉस्ट बढ़ानी है और की कम करनी है, ताकि लोकल इंडस्ट्री जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस बढ़े, लोकल इंडस्ट्री फले फूले और मुल्क में ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन हो। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर में उसको इम्प्लीमेंट किया था। इस साल गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया है कि बेसिक रॉ मटेरियल्स में मेजॉरिटी जो रॉ मटेरियल्स उसके ऊपर जो एडिशनल ड्यूटी थी उसको खत्म कर दिया है। उसके ऊपर इवन विद होल्डिंग टैक्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट को भी कम कर दिया है। और एक बहुत बड़ी जो रिक्वायरमेंट थी वो नहीं किया, वो ये था कि इंपोर्ट के ऊपर, रॉ मटेरियल की इंपोर्ट के ऊपर आप 17% सेल टैक्स ना लें। वो रॉ मटेरियल है, जब बिजनेस उसको बनाएगा, प्रोडक्ट बना के बेचेगा और 17% लेगा, उस वक्त आपको बिजनेस से क्लेम कर ले। इस तरह बिजनेस की कॉस्ट बहुत ज्यादा, वर्किंग कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है कि पोर्ट के ऊपर अभी रॉ मटेरियल आता है तो उसके ऊपर वो 17% पहले गवर्नमेंट को दे देता है। दैट्स अनफेयर, नोवेयर एल्स हैपेंस दैट। वो नहीं कर सके, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें की गई हैं। आपने जो बात की थी कि क्या वजह है कि गवर्नमेंट में बड़े भी आते हैं, इसकी आई थिंक बेसिक वजह कुछ गवर्नमेंट के जो अरेंजमेंट्स एग्री किए होते हैं, जिसमें फिजिकल डेफिसिट की एक नंबर्स एग्री किए हुए हैं, कुछ और हमने नंबर्स रेवेन्यू के एग्री किए हुए हैं विद आवर इंटरनेशनल जो लेंडर्स हैं जैसे IMF है, तो उनको भी मीट करना एक गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एक चीज होती है लीडरशिप की रिक्वायरमेंट की, लीडरशिप उसको नेगोशिएट करे, लीडरशिप उन टारगेट्स को इस तरह मैनेज करे कि अपने पार्टनर्स को भी कन्विंस करे कि बाय इंक्रीजिंग द केक साइज, केक का साइज बड़ा करने से हम वो अचीव कर लेंगे, ना कि हम साइज उतना ही रहने दें और उसके ऊपर बर्डन और ज्यादा डाल दें। तो आई थिंक दिस इज वेयर द कैच इज। मैं सब थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और होपफुली और बहुत सारी चीजें हैं, हम नेक्स्ट टाइम में भी मुस्तकबिल में भी आपको तकलीफ देंगे। इस प्रोग्राम से हम इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।